अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक एहसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोग जो सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वो अकाउंटेंसी है। तो इससे रिलेटेड आज जो जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटेंसी बेसिकली है क्या, और इसका हम मतलब इसको आगे अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें किस तरह लेकर चलते हैं, और इससे रिलेटेड जो हमारी डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस हैं उनको हम कैसे देखते हैं। इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैम अतिया सिद्दीकी। मैम वेलकम एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? Thank you so much for coming here and thank you so much for inviting me to your थैंक यू podcast. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैम। आप सबसे पहले तो अपनी जो आपका स्टार्टअप है, जो आपकी अर्ली लाइफ है, उससे मुतल्लिक बताएं, फिर फर्दर हम आगे पॉडकास्ट को लेकर चलते हैं। सही। मेरा जो इब्तिदाई दौर था वो अब आई थिंक काफ़ी पुराना हो गया, स्कूल और कॉलेज। जी तो जी। वैसे मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सीए से पहले वाली चीज़ें मुझे ज़रा कम ही याद है। तो मैं बताना ये चाहूँगी कि सीए के बारे में जी कि जी किस श्योर। तरह से मेरा उसका जर्नी रहा, एंड स्पेशली कीपिंग इन व्यू दैट वी वर लिविंग इन इस्लामाबाद। मेरे जो वालिद साहब हैं वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ करते थे, ज़बरदस्त। और वैसे मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन उनकी पोस्टिंग हुई थी इस्लामाबाद, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। और इस्लामाबाद आने के बाद मैंने सीए स्टार्ट किया था। उस टाइम पे इस्लामाबाद में सीए के लिए किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। अच्छा, आपकी जो मतलब अर्ली स्कूलिंग है वो भी सारी इस्लामाबाद से ही है? नहीं, अर्ली स्कूलिंग मेरी सारी कराची से है, ओके बिकॉज आई वॉज बॉर्न देयर एंड आई वॉज रेज्ड देयर, एंड फॉर ओके 17 years of my life we lived in Karachi. गुड। After that we got shifted to Islamabad, और फिर यहाँ से मेरी सारी सीए की एजुकेशन शुरू हुई। किसी किस्म की हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त सीए करने के लिए। हमारे पास उस वक्त ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट था। और ये मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, जब कोई भी बच्चा ये अपनी फैमिली में बताता है कि हम सीए कर रहे हैं, तो वो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी से। यूनिवर्सिटी से? तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि सीए किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होता। बराए मेहरबानी ये सवाल पूछना छोड़ दीजिए। हम बहुत ही शर्मिंदा होते हैं जब आप हमसे ये पूछते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से सीए कर रहे हैं। सीए यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। सीए के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको एकेडमी भी कहा जा सकता है, और ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको सीए की कोचिंग प्रोवाइड करते जी हैं। जी। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान आपका एग्जाम लेता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम किसी स्कूल से, बीकन हाउस से या रूट से किसी स्कूल से हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जो एग्जाम है जी वो जी। आपका फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड या फिर कैम्ब्रिज वाले आपका एग्जैक्टली। एग्जाम लेते हैं। तो ना किसी किस्म के कोई ढंग के इंस्टीट्यूट थे इस्लामाबाद में, ना कोई ऑनलाइन का हिसाब किताब। आजकल के बच्चे इतने लकी हैं कि उनके पास हर वक्त टीचर का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और अगर हम 5 मिनट उसको जवाब ना दें तो वो क्वेश्चन मार्क डाल के जो है ना वो पूछना शुरू हो जाता है कि जैसे हम उसकी प्रॉपर्टी है। रात को 3 बजे भी मैसेज आएगा, सुबह के 7 बजे भी मैसेज आएगा, पर्सनल बातें भी बतानी है, उनको जो है ना वो उनके घरेलू मसलों के बारे में भी गाइड करना है, करियर गाइडेंस भी देनी है, तालीम तो देनी ही है। तो ना हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी। अच्छा, फिर उस जमाने में एक ऐसी चीज होती थी सीए में जिसका नाम था बैड फेल। और ये बैड फेल होता था कि लेट सपोज अगर आपने 4 पेपर्स दिए, उसमें से 3 पेपर्स आपके पास हो गए, और चौथा जो पेपर है उसमें वो अगर आपका हो गया फेल। जी जी। अब ये जो चौथा फेल शुदा पेपर है, आप सिर्फ ये नहीं देंगे, आप वो पास शुदा पेपर भी सारे दोबारा देंगे। मतलब यानी फिर उस जीरो से स्टार्ट होगा। यानी उस एक फेल शुदा पेपर की वजह से आपके बाकी भी सारे के सारे पेपर्स फेल हो गए, जी जो जी। कि अल्लाह का शुक्र है कि बाद में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई चीज, और परमानेंट क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट मुतारिफ हुआ कि एक पेपर भी अगर आपका पास है तो वो वाला पास है, और आगे वाले आप फिर दोबारा देते दे चले सकते जाएं। हैं। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए सीए करना, स्पेशली इस्लामाबाद में रह के। और इसीलिए शायद मैं सीए की टीचिंग की तरफ आई कि मुझे लगता था कि आई शुड बी द चेंज दैट आई वांट टू सी इन द सोसाइटी, एंड आई वांट टू मेक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इजियर फॉर द अपकमिंग जनरेशंस। तो ये मेरा इब्तिदाई सफर सीए के हवाले से। जबरदस्त। आपने सीए की तरफ आने का क्यों सोचा? किससे मुतासिर थी कि आपने इस तरफ आई और ये फील्ड का आपने चुनाव किया? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा जो हैं वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में थे। तो बेसिकली कंपनीज वहां पे बनती हैं, कंपनीज रजिस्टर होती हैं, कंपनीज की सारी रेगुलेशंस एसईसीपी में होती हैं। तो वहां पे साथ साथ मेरे वालिद साहब आईसीएमए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है,
वहां मेरे वालिद साहब पढ़ाया करते थे। तो वो ना, मैं उस वक्त शायद 5वीं क्लास में थी, बहुत पढ़ने की शौकीन थी और हर चीज में घुसना और पढ़ना, यानी अगर रोटी आई है किसी अखबार में तो वो अखबार भी मैंने पढ़ना, और अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं और कोई बिलबोर्ड्स नजर आ जाते हैं तो उनको भी पढ़ना। वो बिलबोर्ड्स भी जी जी। पढ़ना, आवाजें बुलंद पढ़ना, और उर्दू का बहुत ही ज्यादा शौक होता था। तो इसी तरह मेरे वालिद साहब जो हैं वो घर पर लेकर आया करते थे ICMA के पेपर्स, और वो जो पेपर्स थे, वो मैं उस वक्त 5वीं क्लास में थी, मैं वो पेपर्स देखती थी तो बहुत फैसिनेट होती थी कि ये क्या है, कंपनी की डेफिनेशन उसमें लिखी होगी, डायरेक्टर्स की डेफिनेशन उसमें लिखी होगी, वो क्या उनके किस तरह रजिस्ट्रेशन से। डॉक्यूमेंट्स होते थे? नहीं नहीं, वो ICMA को जो पढ़ाते थे जी जी। उनके वो पेपर्स, यानी ओके। जो उनके एग्जाम पेपर्स, एग्जाम्स उनको पेपर। वो मार्क करने के लिए घर पे ओके। लेकर आया करते थे। अच्छा, एक ये चीज लाते थे, एक उसके साथ वो लेकर आया करते थे कंपनी के जो आपने कहा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, वो घर पे पढ़ने के लिए लाया करते थे। और वो फिर मुझसे पेंसिल मांगते थे, और बाकी दोनों भाई ऐसा समझते थे कि वो जाहिल है, उनके पास कोई पेंसिल नहीं होगी, और वो कहते थे कि अतिया को लाओ, अतिया के पास पेंसिल होगी। तो वो हमेशा कहते थे कि पढ़ा तो तीनों का ही रहा हूँ, पेंसिल अतिया के पास से क्यों आपके पास निकलती होती है। है। तो वो भी मैं देखा करती थी बहुत। ये फाइनेंस की दुनिया या ये लॉ की दुनिया मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, और मुझे हमेशा ये लगता था अब पढ़ने में जो भी बच्ची तेज होगी उसको तो डॉक्टर ही बनना है। एग्जैक्टली। तो हमारे ये एक लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है। बिल्कुल, तो मैं तो जी डॉक्टर ही थी, लेकिन मैंने रिबेल किया, और मैंने मैट्रिक के बाद ये फैसला कर लिया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे CA करना है। तो आज भी मेरी क्लास में जब भी कोई नया बैच आता है तो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि आप हाथ उठाइए, आप में से कौन है जिसकी फर्स्ट चॉइस CA थी और जिसने पहले से ये डिसाइड किया हुआ था कि वो CA करेगा। तो हमेशा सबसे पहला हाथ मैं उठाती हूँ, और क्लास में गिनती के शायद 4 बच्चे होते हैं जो इस तरफ ये आते हैं। कहते हैं कि हमारी चॉइस शुरू से CA थी। ये ज्यादातर बच्चे CA में इसीलिए आए होते हैं कि उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ होता, उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ होता, और वो आखिरी चांस उनके पास फिर यही होता है। एंड दैट इज द रीजन वी हैव सो मच फेलियर इन CA। क्योंकि जो बच्चा कहीं पे भी नहीं जा पाया वो CA में आ गया, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशंस, क्या चांद हासिल करना इतना आसान होता है? बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो ये क्लियर करिएगा कि जो CA है ये एक डिग्री है या एक सर्टिफिकेट है? CA एक सर्टिफिकेशन है, CA डिग्री नहीं है। ओके। और आपने CA कितनी देर में कंप्लीट किया, और ओवरऑल CA जो सर्टिफिकेट है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? तो आपने जो पूछा कि मैंने कितनी देर में किया, हाँ। ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ठीक है। और मैं थोड़ा सा वो सर्टिफिकेट और डिग्री पे ना बताने की असल में वजह क्या है? वो भी नहीं बताऊंगी, मतलब ज्यादा टाइम लिया था आपने? मुझे नहीं पता। चले वैसे कितनी देर में कंप्लीट होता अच्छा, है? नहीं, पहले मैं आपका वो सवाल वाजे कर दूं जी कि जी। सर्टिफिकेट है या डिग्री है। तो CA जो है वो बेसिकली एक सर्टिफिकेशन है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मजाक भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि जी CA तो सिर्फ सर्टिफिकेट है, डिग्री तो आपको मिलती नहीं है। लेकिन बड़े बड़े डिग्रियों वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को झुक के सलाम करते हैं। पाकिस्तान में अगर सिर्फ 12,000 लोगों ने ये क्वालिफिकेशन हासिल की है, जिसमें से 1,000 खवातीन, और उन 1,000 खवातीन में से एक इस वक्त आपके सामने बैठी है, तो आप सोच सकते हैं कि जो चीज सिर्फ इतनी कम क्वांटिटी में पाई जाएगी उसकी क्या वर्थ होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बहुत ज्यादा स्कोप है। कितनी देर में होना चाहिए या कितनी देर में ये किया जा सकता है? सो बेसिकली आपका जो ऑफिशियल टाइम है CA का वो है 5.5 साल, और बेतहाशा लोग अब 5.5 साल में इसको कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस वक्त हमने शुरू किया था ना हमारे पास किताबें थी, ना हमारे पास गाइडेंस थी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे बच्चों के पास ICAP ने अपनी किताबें जारी कर दी हैं जो कि बेहतरीन किताब है। अब भी अगर कोई बच्चा उस किताब को ना पढ़े तो वो उसके ऊपर, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं कहती हूँ उनको ICAP की बनाई गई किताब ही पढ़िए, बिकॉज वो सबसे बेहतरीन। ICAP के अब सजेस्टेड आंसर्स मौजूद हैं, क्वेश्चंस मौजूद हैं, हम जैसे टीचर्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि यार तू बता मैं तेरी जगह पेपर दे आऊं, जो कि दिन रात लगे हुए हैं। मैं बीमार हो गई हूँ। कल एक बच्ची, आपने भी देखा होगा, मैं इस क्वेश्चन पे बैठी हूँ बिकॉज मेरा बैक का बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो गया है, और मैं मतलब मेरी ना यहाँ से एक उंगली प्रॉपरली टेढ़ी हो गई है बिकॉज ऑफ टू मच टेक्सटिंग ऑल द टाइम। तो मेरी बेटी मुझे कहती है मामा नो फोन, पुट योर फोन डाउन। 7 साल की है, नहदिया माशाल्लाह,
वो कहती मामा पुट योर फोन डाउन। तो ये बहुत ज्यादा आसानियां मौजूद हैं और अब 5.5 साल में सीए क्वालिफाई करना पॉसिबल है। 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में हमारे बच्चे सीए क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरा अपना छोटा भाई माशाल्लाह उसने 23 इयर्स की एज में सीए क्वालिफाई किया। हाँ, अब अगर आप बात करें कि फेलियर आता है, जी बिल्कुल आता है। तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि अगर मैं इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर दूं, एक आध आपकी अटेम्प्ट लग गई 7 साल में अच्छी तरीके से, फेलियर के चांसेस कितने होते हैं? एक एवरेज स्टूडेंट 7 साल में सीए कर सकता है। फेलियर के चांसेस हैं। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सीए में कोई भी इंस्टीट्यूट आपको रोक टोक आपके ऊपर नहीं कर सकता। वो आपसे नहीं पूछ सकते कि आपने क्लास ली, वो आपसे नहीं पूछ सकते कि आपने टेस्ट दिया, वो आपसे कुछ नहीं पूछ सकते। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये तो एक इदारा है ना जिससे आप आके सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं, पेपर आपने कहीं और देना है। और जो इंस्टीट्यूट है वो ICAP की तरफ से रेगुलेट नहीं होता है। सो इंस्टीट्यूट के अंदर एक बच्चा आता है, नहीं आता, ना हमने उसकी अटेंडेंस भेजनी है, ना हमने उसका कोई वो जो आपके प्रीलियम सेंडअप्स होते हैं ना हमने वो लेने हैं, ना हमने उनका रिजल्ट भेजना है। तो हम मैक्सिमम क्या ही कर सकते हैं, जैसे अब मैं हूं, आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, मैं बहुत प्यार करती हूँ और आप देख रहे होंगे कि मेरा अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्शन है, मतलब मेरे सर पे चढ़े हुए हैं। लेकिन इन लाडलों में से भी अगर कोई एक टेस्ट मिस करेगा फिर उसके बाद मेरे से अच्छी वाली खाएगा, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। नहीं, वो रिजल्ट, उस वाले रिजल्ट का तो मैं वेट नहीं करूंगी। नहीं, मैं आपके ख्वाब में आके, मतलब मेरी स्टूडेंट कहती है मैम अब तो आप ख्वाब में भी आने लगी है। तो अगर मेरा कोई टेस्ट मिस करेगा मैं सख्ती करती हूँ, लेकिन सवाल ये है ना कि मैं पाकिस्तान के 100% बच्चों को तो नहीं पढ़ा रही, मैं उन्हीं को पढ़ा रही हूँ जो कि मेरे पास हैं और मैं उन्हीं के ऊपर सख्ती कर सकती हूँ। ये रीजन है फेलियर का बहुत बड़ा कि इंस्टीट्यूट की किसी भी किस्म की बच्चों के ऊपर सख्ती नहीं है। जो हम ICAP से अब बहुत दफा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ये करें कि कम से कम इंस्टीट्यूट जो है ना वो सेंडअप्स का आपको रिजल्ट भेजे, कम से कम इंस्टीट्यूट आपको अटेंडेंस भेजे कि बच्चा डरे कि यार मेरा दाखिला नहीं जाएगा पेपर का अगर मैं क्लास लेने नहीं आया। बिल्कुल। फिर बाद में कह देते हैं ICAP को 4 गालियां दे देते हैं कि ICAP जान के फेल करता है। मैंने 21 पेपर दिए हैं और मुझे बहुत दफा मैं फेल हुई हूँ। ये तो हमारे ये फेलियर के जख्म तो हमारे सर के ताज हैं, इनको तो मतलब हम जो है ना वो ताज की तरह पहनते हैं। बिल्कुल। सो हर पेपर में मुझे निकलने के बाद ये पता था कि ये फेल है या ये पास है। मैं नहीं समझती कि कोई ये कैसे कह सकता है, वो डिनायल में है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है जो बच्चा ये बात कहता है कि जी पता नहीं कैसे फेल हो गया पेपर। सॉरी, मैं इस बात जब बंदा तैयारी करके जाता है उसको अपने आप का पता होता है कि मैं इस चीज को किस तरह कर रहा हूँ। बिल्कुल तो... बिल्कुल नहीं, तैयारी करके जाने के बाद भी हो सकता है कि पेपर अच्छा ना हो, पेपर देने के बाद तो आपको पता ही होता है। एग्जैक्टली। और अच्छा, लड़कियां ना आके लड़कियां फौरन रोना शुरू कर देंगी, मैम पेपर ऐसा हो गया है, मैम पेपर ऐसा। और लड़के कोई ऐसे कोई बदमाश हैं कि ये जो है ना वो मुझे पेपर के बाद नहीं बताते कि कैसा हुआ, कहते हैं 2 दफा डांट क्यों खाएं, एक दफा भी डांट खाएंगे, एक दफा रिजल्ट के बाद, तो वो मुझे बताते ही नहीं है। फिर रिजल्ट जब आता है तो फिर मुझे बताते हैं वो। और रिजल्ट का जो दिन होता है ना, मुझे रात को बुखार चढ़ जाता है और आप यकीन करें कि वो 8:55 पे रिजल्ट आता है। तकरीबन 9 का टाइम है लेकिन 8:55 पे आ जाता है। और अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बहुत ही करीबी हैं, उनका अभी कैफ लेवल जो सेकंड लेवल होता है क्वालिफाई हुआ है। मैं रो पड़ी उनके रिजल्ट के ऊपर। तो मेरा यही हाल होता है। मैं बस आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए ये प्रोफेशन क्या है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बता सकूं। ये इश्क है, ये जुनून है। सीए अच्छा मैम, सीए, ACCA और MBA, इन तीनों में जो एक बुनियादी फर्क है वो क्या है? अच्छा, तो बेसिकली देखिए 2 तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं बिकॉज काफी बच्चे भी होंगे जो ये देख रहे होंगे। 2 तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं। एक होती है आपकी जिसको कहते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और एक होती है आपकी जिसको कहते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन। सीए एक प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन है। आप अगर MBA की बात करें तो वो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। सीए में आप प्रैक्टिकली जाके काम करते हैं, प्रैक्टिकली जाके काम सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि सोना जब ही कुंदन बनता है जब उसको तपाया जाता है, हीरा जब तराशा जाता है तभी उसके अंदर चमक आती है, उससे पहले वो कोयला होता है। तो सीए का जो प्रोफेशन है ना, ये आपको रगड़े की ऐसी आदत, आपको ऐसे रगड़े से गुजारता है, आपको मेहनत की ऐसी आदत डाल देता है कि उसके बाद जिंदगी में कोई चीज आपको मुश्किल नहीं लगती।
मैं एक जगह पे इंटरव्यू, जब मैं नई नई टीचिंग शुरू कर रही थी, तो पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है जहां मैं टीचिंग के डेमो देने के लिए गई। तो वहां पर ऐसे बात हो रही थी कि जी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगी। मैंने कहा सर ये पढ़ा सकती हूँ, इसमें थोड़ी वो है ये वो। तो कहने लगे कि इनको तो इस्लामियात भी दो ना तो ये पढ़ा लेंगी। तो मैंने कहा आप, क्योंकि मैं अबाया पहनती हूँ, तो मैंने कहा आप मेरे हुलिये की वजह से ऐसा कह रहे हैं? कहने लगे नहीं नहीं, मैं इस वजह से ऐसा कह रहा हूँ कि आपने सीए क्वालिफाई कर लिया है, अब आपको कुछ अगर भी कोई दिया जाए पहाड़ तो। खिसकाने जी को जी। बोले तो आप खिसका लेंगी। तो अच्छा, फिर आ जाता है दूसरी तरफ आपका एसीसीए। सीए एक पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है और ये गवर्न की जाती है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आईकैप। जबकि एसीसीए एक ब्रिटिश क्वालिफिकेशन है और ये गवर्न की जाती है आपकी यूके से, यूके से। इंग्लैंड से। अब एसीसीए का भी दुनिया में स्कोप है और सीए जो हमारा पाकिस्तानी है उसका भी दुनिया में स्कोप है, क्योंकि हम भी वही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं जो पूरी दुनिया में पढ़े दुनिया में जाते हैं पढ़ते अदर देन अमेरिका। और यूके में तो खास तौर पे पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत स्कोप है, बहुत उसको माना जाता है। एसीसीए और सीए में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि एसीसीए सीए से एक स्टेप नीचे है। उसकी क्या एक, रीजन है? उसकी रीजन ये है कि इंग्लैंड एंड वेल्स में दो क्वालिफिकेशंस हैं, जो कि पहले एसीसीए, ठीक है, और उसके बाद है आईसीएईडब्ल्यू जो कि वहां का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, जो यूके का है। आपका यूके का जो एसीसीए है वो ये है, ठीक है, ओके। और जो यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंट है आईसीएडब्ल्यू वो ये वो है। ऊपर है इससे। हमसे एक स्टेप समझ लीजिए या आधा स्टेप वो ऊपर है जो यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो एसीसीए है वो हमसे अगर नीचे है। पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर जाकर अपनी सर्विसेज देते हैं तो क्या उनको भी वो यूके का या मतलब जो उनके वहाँ के होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वो उन्हें करने पड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जब जाता है कहीं बाहर तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है, बिकॉज वो वही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ के आया है। थोड़ी बहुत लॉ की और टैक्सेस की उसको शायद नॉलेज हासिल करनी पड़ सकती हो, अदरवाइज वो वही सारी चीजें पढ़कर आया है जो पूरी दुनिया में चलती हैं। यही तो वजह है कि जो इस क्वालिफिकेशन की इतनी वैल्यू है। अब कोई डॉक्टर है वो यहाँ से पढ़ के जाएगा, उसको वहां की भी तालीम हासिल करनी पड़ेगी। इसी तरह कोई इंजीनियर है यहाँ से पढ़ के जाएगा, वहां की भी कुछ ना कुछ उसको डिप्लोमा और एनीथिंग करना पड़ेगा। इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आज अगर जाते हैं फ्लाइट लेके तो ये कल सुबह से अपने ऑफिस जा सकते हैं। अच्छा मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फ्रीलांसर के तौर पर किस तरह फायदा उठा सकता है? अच्छा, फ्रीलांसर बनने की तो उसको जरूरत ही नहीं है ना, वो तो कंसल्टेंट बन के अपनी टीम में फ्रीलांसर्स को रखेगा, फ्रीलांसर्स उसके लिए काम करेंगे। लेकिन उसको मैम तो वो अगर तो वो एक एज अ कंसल्टेंट भी काम करता है, अगर वो यहाँ पर बैठकर अगर बाहर की किसी कंपनी के साथ काम करता है तो वो एक फ्रीलांसर के तौर पर ही जाना चाहेगा ना? बेसिकली उसको हम फ्रीलांसर इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज वो होगा कंसल्टेंट जो अपने नीचे पूरी टीम लेकर जाएगा अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो भी क्लाइंट है उसको। अब दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कोविड के बाद जिसको कहते हैं आपके रिमोट सीएफओ। वो लोग अब सीएफओ की तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पहले वो यहाँ से फ्रीलांसर्स को हायर किया करते थे जो कि छोटे लेवल का काम करते थे। अब वो ये चाहते हैं कि उनकी जितनी भी सीएफओ की खिदमात है वो सारी की सारी कोई रिमोटली बैठा हुआ किसी छोटी कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी ऐसी मुल्क में बैठकर कर दे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप ऐसी मार्केट्स की तरफ जाएंगे, जैसे अब आपकी जो मार्केट है फाइवर जिसका नाम है, या फिर अपवर्क है, इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर नहीं दिखाते, आप अपने आप को एज अ कंसल्टेंट दिखाते हैं। और अगर आपने उनको ये बताया कि मेरे पास एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो कि ना सिर्फ मेरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, तो आपका जो एक लेवल है वो बहुत अप हो जाएगा। आपको एक रेगुलर फ्रीलांसर के तौर पे फिर कोई ट्रीट नहीं कर सकेगा और आप अपनी टर्म्स भी निगोशिएट कर सकते हैं उनको। आप उनको ये बताएंगे कि मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम आ रही है और आपका काम हम किस तरह बेहतर तरीके से आपको करके दे सकते हैं। एज अ फीमेल आपको इस फील्ड में आने के बाद अपनी स्टडी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं अपनी फैमिली की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहली फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, अपनी पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा जो भाई है मुझसे छोटा, उसने मेरे बाद सीए ज्वाइन किया था और सबको यही शौक था कि ये तो पढ़ने वाली बच्ची है, ये तो डॉक्टर ही बनेगी।
लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए स्टैंड लिया और उन्होंने मुझे डेबिट क्रेडिट और कंपनी लॉ और इन चीज़ों से रूशनास करवाया। और मैं उनकी आज भी उनको दुआ देती हूँ और मैं आज भी लोगों को कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके मरने के बाद आपको दुआ दे तो आप उसको सीए करवा दें। तो उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरी मदर ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। कराची से हम इस्लामाबाद में बैठे, इसीलिए कराची में दोबारा ट्रांसफर नहीं करवाया कि वहाँ रिलेटिव्स हैं, मिलना मिलाना, पार्टियां, दावतें ये सब होंगी तो ये फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर सकेगी। तो और उसके बाद जब शादी हुई तो शादी के बाद मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि बाद में भी मैं सीए कर रही थी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं समझती हूँ मेरे से ज्यादा मेरे पापा ने फेस किया वो ये कि जब भी पापा फखर के साथ मैसेज किया करते थे कि उस टाइम पे मॉड्यूल सिस्टम होता था, यानी समझ लीजिए सेमेस्टर, तो वो पापा फखर से मैसेज किया करते थे कि मॉड्यूल ए आज क्वालिफाई हो गया है, तो कहते थे चले भाई साहब मुबारक हो, लेकिन शादी का क्या इरादा है। फिर मॉड्यूल बी क्लियर हो गया, भाई साहब बहुत मुबारक हो, शादी का क्या है। मॉड्यूल सी क्लियर हो गया, भाई साहब बहुत मुबारक हो, शादी का क्या। ये लड़कियां इनको इतनी देर मत छोड़ें, ये बिगड़ जाती हैं। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि जब वही बोलने वाले लोग मेरे पीछे चलने लगे और वही बोलने वाले लोग अपनी बेटियों को मुझसे गाइडलाइन दिलवाने लगे और वही बोलने वाले लोग आज मेरी हर वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फखर से मैसेज करते हैं कि भाई साहब हमें बहुत फखर होता है आपकी बेटी ये भी पे। एक प्राउड मोमेंट होता है कि जब जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, जब वही आपकी तारीफ करें तो फिर मतलब ये भी एक आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। आपको अच्छा लगता है कि ये लोग जो कल मुझे बातें कर रहे थे आज मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई नेगेटिव सेंस में कर रहे थे, हाँ। नहीं नहीं, उनके लिए एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ गर्ल इज कि या तो अगर वो डॉक्टर बन जाए और शादी हो जाए, या अगर डॉक्टर नहीं बन रही तो शादी हो जाए। नेगेटिविटी की आपने बात की, मोस्टली जो लोग होते हैं वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। मतलब आपको लाइक मतलब उनको अच्छा नहीं ना लगता कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, और ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा चीज़ कूट कूट के भरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में ऐसा नहीं था कि कोई नेगेटिवली मेरे वालिद को तंग कर रहा हो, उनका ये ख्याल था कि होता ही है ये, जी जी। करना ही यही चाहिए। लेकिन यस देयर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स जो बेचारियां ये फेस कर रही हैं कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, वो अपने लिए स्टैंड नहीं दे सकती। और यही तो वजह है कि जिस वजह के लिए मैं पॉडकास्ट में जाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, ताकि माँ बाप मुझे देखें और मुझे देख कर कहें कि हम भी अपनी मोटिवेट बच्ची हों। को ये कर सकते हैं। अब बिल्कुल मैं अल्लाह के करम से जो अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है उसको फॉलो करने की बिल्कुल। कोशिश करती हूँ। इसको देख के भी माँ बाप बहुत सेटिस्फाई होते हैं। कल एक प्रोग्राम में गई तो उन खातून ने मुझे कहा कि मुझे बड़ी तसल्ली होती है आपको देखकर कि आप अगर अबाए में ये सब कुछ कर सकती हैं, तो पहले मुझे लगता था कि मेरी बेटी अबाए में ये सीए नहीं कर सकेगी, लेकिन आपको देख के मुझे लगता है कि कर लेगी। पॉसिबल है। तो इसीलिए तो आई हूँ कि उन लड़कियों की जिंदगी से वो नेगेटिविटी निकले और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं और किसी किस्म के अब्यूज का और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो। बिल्कुल ऐसे बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मैम, मनाबी क्या है? मनाबी मेरी तीसरी औलाद है। मनाबी जो है ना वो मेरे दिल के मेरे बहुत पास करीब है। अल्फाज नहीं है हाँ। कि मैं मनाबी के बारे में आपको बता सकूंगी। मैं मनाबी का अगर नाम भी सुन लेती हूँ तो मेरे चेहरे पे जो है ना वो मुस्कुराहट आ जाती है। सो मनाबी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ब्रेन चाइल्ड नहीं था। मनाबी मैंने शुरू नहीं किया था। मनाबी का आइडिया था, जो मेरे पार्टनर हैं मिस्टर उमैर हनीफ, उनका आइडिया था। और मैं जो है वो उनके साथ मेरे लिए वो मेरे सगे भाई की तरह है। आई एम वेरी क्लोज टू हिम और हम लोग कॉलीग्स थे, वो भी टीचर और मैं भी जी टीचर। जी। नस्ट वगैरह में वो पढ़ाते हैं और सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ही शेयर दिस आइडिया विद मी एंड आई लव दिस आइडिया। वी बोथ लेफ्ट आवर जॉब जहां हम काम कर रहे थे और वी टुक अ जायंट लीप ऑफ फेथ, नौकरियां छोड़ के कश्तियां जलाना। और ऐसे ही है। हमारे एम्प्लॉयर भी नाराज थे हमसे बहुत, और बस हमने मनाबी शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर पाकिस्तान का बच्चा जो सीए कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, ना सिर्फ बच्चा बल्कि उसके पेरेंट्स भी मनाबी का नाम जानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मैम अतिया के इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। तो मनाबी एक ऐसा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहां पर सीए और एसीसीए की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन मनाबी दूसरे इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ कैसे है? मनाबी ऐसे मुख्तलिफ है कि हम अपने बच्चे के साथ डायरेक्टली इंगेज्ड हैं। हमारे लिए वो बच्चा 12045 एक रोल नंबर नहीं है। हमारे लिए वो बच्चा अहमद है, हमारे लिए वो बच्चा हाशिर है, हमारे लिए वो बच्ची फातिमा है, हमारे लिए वो बच्ची जैनब है। तो हमारे लिए वो बच्चा है, हमारे लिए वो एक इंसान है,
वो हमारी औलाद है जिसको हम अपना बेटा या अपनी बेटी, और जो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ शहजादे और शहजादियों के तौर पे मानते हैं, हम उनके घर में, उनके घरेलू मामलात तक में, उनकी प्रोफेशनल मामलात में, हर चीज में उनकी हेल्प करते हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। और यही है वो चीज जो कि मनाबी को तरक्की दिलवा रही है कि हमारे लिए वो बच्चा 1200 बच्चों में से एक बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक बच्चा है जो कि एक इंडिविजुअल हैसियत रखता है, और हमने उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है और माशरे का एक मुफीद शहरी बनाना है। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अब तक कितने जो स्टूडेंट हैं वो आपके साथ कनेक्टेड हैं अभी तक? अभी तक हमारा मनाबी में ऑनलाइन शुरू हुए हुए 2 सेशंस हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2 सेशंस के बाद अब तीसरा सेशन हम इंशाल्लाह कैंपस में करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। पहले हम फुली ऑनलाइन थे हाँ। और अब हम कैंपस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। ये इस्लामाबाद से स्टार्ट होगा या लाहौर से? नहीं, कैंपस इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बनेगा, बाकी ऑनलाइन तो वी आर ऑल ओवर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, कराची से बिल्कुल। बच्चा है हमारे पास, केपी से बच्चा है, माशाल्लाह लाहौर का बच्चा है। जो बच्चा लाहौर और कराची का बच्चा लाना एक नए इदारे में कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था, बिकॉज उनकी अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। उस मार्केट में जो है वो एंटर होना और हिम्मत करना, तो बस अल्लाह का करम ये है। कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। अच्छा मैम, जो लोग सीए अभी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सीए कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? मेरी एडवाइस है उन बच्चों के लिए जो अभी सीए कर रहे हैं, वो ये है कि आप रोजाना क्लास अटेंड करें, डेली का काम डेली करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, और सबसे ज्यादा जरूरी एडवाइस जो मेरे शहजादों और शहजादियों में तुम्हें देना चाहूंगी वो ये कि टेस्ट सेशंस लाजमी अटेम्प्ट किया करो। ये इतने जरूरी हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस की जजमेंट अगर एक बार तुम्हारे सामने हो जाएगी तो तुम पेपर में एक वेरिएबल्स के साथ नहीं जाओगे, पेपर में तुम्हें फियर ऑफ द अननोन नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी जो तुम्हारी तैयारी है उसकी असेसमेंट किसी प्रोफेशनल टीचर से करवाई हुई होगी। अभी रिसेंटली हमारे पास एक मेरी कोऑर्डिनेटर एक दिन सुबह उछलती कूदती खुशी से भरपूर आवाज में उसका मेरे पास मैसेज आया कि मैम मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा कि मारिया क्या हो गया, किस बात पे इतनी खुश है तू बेटे? तो मुझे कहने लगी कि मैम आज एक फादर की कॉल आई और उन्होंने मुझे ये कहा कि जी मैंने अपने बच्चे का मनाबी में एडमिशन करवाना है और मैंने उसको 4 पेपर्स मनाबी से दिलवाने हैं। तो मारिया कहने लगी कि मैंने उनसे कहा जी जी सर जरूर बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि आपको पता है मैं एडमिशन क्यों करवा रहा हूँ? मारिया ने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए करवा रहा हूँ कि मनाबी का जो टेस्ट सेशन है वो बड़ा सक्सेसफुल गया। तो मारिया हैरान, मैं हैरान हम सब कह रहे हैं कि इनको कैसे पता है कि एक वालिद हैं, जी जी, इनको कैसे पता है कि मनाबी ने एक टेस्ट सेशन करवाया था जो बहुत सक्सेसफुल गया था। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह का करम है, और ये काबे के आगे खड़ी हो के जो बच्चों की माएँ जो मुझे दुआएं देती हैं, जो मेरी तस्वीर वाला मुझे मैसेज आता है कि तस्वीर है और काबा है पीछे और बच्चे जो दुआ दे रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये उसका नतीजा है, अल्लाह का करम है। और मेरी और मेरे सारे पार्टनर्स और मेरे स्पेशली जो पार्टनर है उमैर हनीफ साहब, उन सब की मेहनत है इसके अंदर, और मेरी फैमिली का बहुत सेक्रीफाइस है। बिल्कुल ऐसे ही मैम, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉडकास्ट को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगली किसी पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।